देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए नज़र डालते हैं सोशल मीडिया पर। आइए जानते हैं लोग क्या लिख रहे हैं। पत्रकार रवीश कुमार लिखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मुझे इस तरह के कई पत्र आते हैं। हम लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता। आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोटा के कई छात्र अभी भी लिखे जा रहे हैं। हम लोग फेसबुक पर पोस्ट लिख देते हैं, बाकी चैनलों को इससे मतलब भी नहीं। राजनीतिक में जन समस्याओं की मौत हो चुकी है। जन समस्या अब नेताओं को विचलित नहीं करती है। उन्हें पता है कि समस्या से प्रभावित होने के कारण कुछ लोग थोड़े समय के लिए नागरिक बनकर उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन वही लोग जब मतदाता बनने का समय आएगा तो इन बातों को भूल जाएंगे और धर्म की प्राथमिकता के आधार पर मतदाता बनेंगे। नेताओं की तरफ ये एक अच्छा बदलाव आया है। इसमें आप काम ना भी करें तो जीत सुनिश्चित है। गोदी मीडिया तो है ही भटकाने के लिए और जनता को हिंदू मुस्लिम सवालों में उलझाए रखने के लिए। सत्ता में बने रहने का सुख आज से पहले कभी भी इतना ना रहा होगा। आप जनता को सताते हुए भी लंबे समय तक राज कर सकते हैं। ये व्यापक राजनीतिक अनुभव है। आप भी इस बदलाव को महसूस करते ही होंगे। राजनेता प्रखर बुद्धि वाले लोग होते हैं। फिर भी इस तरह के पत्रों को देखकर दुख होता है। मैं पत्र का हिस्सा यहाँ रख रहा हूँ। नोएडा में रहने वाली प्रिया राहुल का पत्र है। अब 60 साल के व्यक्ति पर शक करने की कोई वजह नहीं है कि वो अपने 90 साल के बीमार पिता के लिए नोएडा से दिल्ली जाना चाहते हैं। हेलो सर, क्या आप मेरी मजबूरी बता सकते हैं? न्यूज़ पे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरे पिता मेरे न्यूबॉर्न से मिलने बिहार से नोएडा आए थे। लॉकडाउन में नोएडा में फंस गए और बिहार में मुजफ्फरपुर में अकेली मेरी माँ 60 साल की और दादाजी 90 साल के बीमार हैं और माँ से काम नहीं हो पा रहा है। दादाजी बिस्तर से उठ नहीं सकते, बीमार हो गए हैं। पिताजी को नोएडा में फंसे 1 महीना हो गया है। मुजफ्फरपुर वापस जाने के लिए पास नहीं मिल पा रहा है। कृपया मेरी मदद करें। हो सके तो कोई रास्ता निकाल दें, ना निकाले भी तो निश्चित रहें। आगे रवीश कुमार फिर से लिखते हैं, कोटा में बिहार की लड़कियों ने 1 दिन का उपवास किया है। बिहार सरकार इन्हें वापस ना बुलाने पर अड़ी है, जबकि कई सरकार अपने छात्रों को ले गई। बिहार सरकार को एक बार सोचना चाहिए। बिहार के मजदूरों के लिए भी सोचना चाहिए। उन्हें गांव घर तक पहुंचाना चाहिए। हमें नहीं पता कि इन बच्चों के माता पिता पैदल आ रहे हैं, मजदूरों के प्रति कितनी हमदर्दी रखते हैं, लेकिन ये तो बच्चे ही हैं। 15-16 साल के बच्चे। बीजेपी विधायक अपने बेटे को ले गए। सस्पेंड वीडियो लेवल का अधिकारी हो गया। क्या जिलाधिकारी को नहीं पता था? आगे रवीश कुमार लिखते हैं, सिंगापुर से कोरोना को लेकर क्या खबर है? सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 22 अप्रैल की दोपहर तक कोविड-19 के मरीजों की संख्या 10,000 पार कर 10,141 हो गई है। इनमें से सिर्फ 22 सिंगापुर के निवासी हैं। बाकी सारे प्रवासी मजदूर हैं जो दूसरे देशों से यहाँ काम करने आए हैं और शहर के सीमांत इलाकों में रहते हैं। सिंगापुर ने शुरू में एक नीतिगत चूक की। सरकार को लगा कि अमीर लोगों ने की बीमारी है, तो उसका सारा ध्यान विदेशों से आए निवासियों और सैलानियों पर था, रिहायशी इमारतों और रेस्टोरेंट पर था। तभी कई नागरिक संगठन चेता रहे थे कि डॉर्मेट्री में रहने वाले मजदूरों पर ध्यान दीजिए। भीड़ भाड़ होती है और कमरे हवादार नहीं होते हैं। अब पता चल रहा है कि सस्ते मजदूर उन्हीं महंगे रिहायशी इमारतों में काम करने जाते थे और वहां से संक्रमण हुआ है। क्वारंटीन डॉर्मेट्री में संक्रमण 23% की रफ्तार से बढ़ रहा है और जिन डॉर्मेट्री में क्वारंटीन की व्यवस्था नहीं है वहां पर 64% की रफ्तार से केस बढ़ रहे हैं। 1.5 दिनों में संख्या डबल हो जा रही है। सिंगापुर में 1 जून तक तालाबंदी सी पाबंदी जारी रहेगी। सिंगापुर में भारत सबक ले सकता है। यहाँ भीड़ भाड़ वाली सस्ती जगहों पर वैसे भी निगरानी रखनी होगी। मुंबई की धारावी में 180 से अधिक पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। सिंगापुर की सरकार ने कहा कि विदेशी मजदूरों के 2 और हफ्ते डॉर्मेट्री में ही बंद रहना होगा, लेकिन उन्हें पूरी सैलरी मिलेगी, भोजन मिलेगा और दवा भी। वहाँ काम करने वाले तमिल, बांग्लादेशी और दूसरे देशों के कामगार चिंतित है कि कहीं इस बहाने उन्हें निशाना तो नहीं बनाया जाएगा, काम करने दिया जाएगा या नहीं। सिंगापुर में जो लोग खुद कमाते खाते हैं, स्वरोजगार वाले, उन्हें
27 अप्रैल तक आमदनी राय योजना में आवेदन देना होगा। जिनका सालाना कारोबार $1 लाख से अधिक का नहीं है और जिनके पास 2 से अधिक संपत्ति नहीं है, ऐसे 1 लाख लोग हैं जिन्हें आवेदन की ज़रूरत नहीं है। इनके खाते में अपने आप मई, जुलाई और अक्टूबर में $3000 चला जाएगा। उम्र की भी शर्त है, जो लोग शर्तें पूरी नहीं करेंगे उन्हें अप्लाई करना होगा। आगे गिरीश मालविया ने लिखा है, कल एक मोदी समर्थक मित्र ने अपनी वॉल पर लिखा, जब 40 दिन सरकार ने ही आधिकारिक रूप से बिल्कुल काम धंधा बंद कराया है, एक नए पैसे की कमाई नहीं। ठीक है, EMI आगे भरने की सुविधा दे दी, लेकिन इस 40 दिन का ब्याज क्यों? कम से कम ये शर्त भी रख देते कि जिसकी 6 महीने या साल भर से नियमित किश्त जा रही है, उन्हें इन 40 दिन की ब्याज की छूट या ऐसा कुछ तो प्रावधान करते हैं। सारे टैक्स, बलिदान, समझदारी, देशभक्ति सिर्फ मध्य वर्ग से ही चाहिए। शर्म है कि इन्हें आती ही नहीं। बात बिल्कुल तर्कपूर्ण है। पहली बार छोटे व्यापार धंधे से जुड़े और छोटी बड़ी प्राइवेट नौकरी कर रहे मध्यम वर्ग के होश आता दिख रहा है, और जिसके सर पर चढ़कर भक्ति पूरी नंगई से नाच रही थी, उसे भी होश आ जाएगा। कुछ देर से आएगा, पर आ तो ज़रूर जाएगा। ये मोदी वर्ल्ड के बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, मोदी नहीं तो कौन वाला तमाशा बहुत सोच समझकर प्लान किया जा रहा है। इससे होश में आने में थोड़ी देर लगेगी, पर निश्चित रहिए चंद ही महीने में इनकी EMI इन्हें ठिठक कर सोचने पर मजबूर कर देगी। ब्याज माफ़ करने की बात बिल्कुल ठीक है। जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लॉकडाउन के दौरान औद्योगिक और वाणिज्य संस्थानों को 22 मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक सभी प्रकार के देय धनराशि पर ब्याज में छूट दे सकती है, तो यही छूट आम आदमी को क्यों नहीं दे सकती? मोदी सरकार बिजली क्षेत्र की कंपनियों को 70,000 करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज पर काम कर रही है। बड़ी पावर कंपनियों को सरकार हर तरह से मदद करेगी और ये कंपनियां लॉकडाउन में घर बैठे आदमी से मोटा मोटा बिजली बिल वसूलेगा, जबकि सरकार ये जानती है कि सब काम काज बंद कर देने के आदेश उसी ने दिए हैं। गरीब आदमी की आमदनी का कोई सोर्स नहीं है, तो मदद पहले से आदमी को दे देनी चाहिए कि कंपनियों को। जवाब मत ढूंढिए, पहले ये जान लीजिए, ये बिजली कंपनियां अभी से टैरिफ बढ़ाने की बात कर रही है। सबका नंबर आएगा। पहले नौकरी करने वाले और छोटे व्यापारियों के सर पर से भक्ति का खुमार उतरेगा, और फिर सरकारी नौकरी कर रहे भक्तों की भी बारी आएगी। वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं। जिस दर से राज्यों का राजस्व नीचे जा रहा है, उससे के चलते अधिकतर राज्य अप्रैल से आगे अपने वेतन तक भी नहीं दे सकेंगे। कई प्रदेशों ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन का आंशिक भुगतान रोक दिया है। केरल सरकार ने अपने कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी कमी करते हुए हर 6 महीने में 6 दिन का वेतन काटने का फैसला लिया है। मई से लेकर सितंबर तक यानी 5 महीने के लिए ये कटौती लागू रहेगी। इस तरह कर्मचारियों को 5 महीने में 30 दिन की सैलरी का त्याग करना होगा, यानी 1 महीने का वेतन काटा जाएगा। राज्य सरकार का ये फैसला सरकारी डॉक्टरों और नर्सों पर भी लागू होगा। असम में तो बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अगर उसे मदद नहीं मिली तो वो कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं दे पाएगी। अब राज्य सरकार ने घाटे की भरपाई के लिए पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए राज्य को कितनी राशि दी है, ज़रा पता करिए। फिगर ज़ीरो ही पता चलेगा। पिछले साल ही GST की क्षतिपूर्ति की राशि नहीं दी है राज्यों को, यानी बकाया ही नहीं दिया है। मदद कहाँ से देंगे? मोदी जी राज्यों से कह रहे हैं ऋण लीजिए और घी पीजिए। हम आपको लोन लेने की लिमिट बढ़ा रहे हैं, लोन लेकर काम कीजिए। केंद्रीय कर्मचारियों की भी हालत ख़राब है। वायरस के संकट में चलते लॉकडाउन ने केंद्रीय सरकारी राजस्व में भारी कमी की है। ये भी खबरें आ रही हैं कि सरकार को टैक्स के जरिए मिलने वाला रेवेन्यू लगभग 1/3 ही रह गया है। ऐसे में सरकार की ओर से 1.13 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों को DA में देरी की जा सकती है। इस पर भी मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों से वेतन का पैसा PM केयर्स फंड में दान देने को कह रही है। आएगा भाई आएगा, सबको होश आएगा, भक्ति का नशा उतरेगा और सबको होश आएगा। हम भी यही हैं और आप भी यही हैं। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। आगे सौरभ यादव लिखते हैं, एक वाइस सिक्योरिटी मिले एंकर साहब को, जिसमें 40 जवान उनकी सुरक्षा के लिए होते हैं।
ऐसे में दो लौंडे आकर उनकी कार हिला देते हैं और जाते जाते ये बोल गए हैं कि हमको सोनिया गांधी ने लॉकडाउन में स्पेशल पास देकर भेजा है। और उसके बाद से ही बीजेपी के सब नेता, मंत्री और पत्रकार लगे हुए हैं हमले की निंदा करने में। ये निंदा करने का काम तो वो करता है जो पावर में नहीं है। आपके पास पुलिस, सीबीआई सब है, फिर ड्रामे क्यों? वैसे ये झूठ पहली बार नहीं है, दूसरी बार बोला गया है। ऐसा ही झूठ हमले की कहानी 2002 के टाइम गढ़ी थी। उन्होंने तब ये गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेकर आए थे। तब उन्होंने बोला था कि कुछ त्रिशूलधारी लोगों ने उन पर हमला किया था। पूछता है भारत इस मुश्किल घड़ी में ये भी ड्रामा क्यों? अतुल चौरसिया लिखते हैं, अर्नब गोस्वामी का शो हर लिहाज से अपराध के दायरे में आता है। सोनिया पर उसकी टिप्पणी को नज़रअंदाज कर दीजिए। मान लिया कि सोनिया या कांग्रेस पर उसका हमला उसके अभिव्यक्ति के दायरे में आता है, हालांकि उसके लिए भी मानहानि का प्रावधान है, लेकिन उसने जिस धार्मिक उकसावे और नफरत का इस्तेमाल टीवी पर किया है वो अपने आप में आईपीसी के तहत दंड पाने की योग्यता रखता है। अजीत सैनी लिखते हैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत है। इंदिरा ने पारसी से विवाह किया तो वो मुसलमान हो गई। स्मृति ईरानी ने पारसी से विवाह किया तो वो हिंदू ही रही। सार संकलन, यदि स्मृति कांग्रेस में होती तो वो भी मुसलमान ही होती, ठीक उसी तरह जैसे बीजेपी में शामिल वरुण गांधी हिंदू ही है। आगे फिर से अजीत सैनी लिखते हैं, अर्नब की एक सज़ा मैं तजवीज़ कर दूं। रिपब्लिक टीवी पर लाइव टीवी टेलीकास्ट में सोनिया गांधी एक ज़ोरदार थप्पड़ मारे, इसलिए कि वो अर्नब की माँ की उम्र की भी है, और पूछे कि ये है तुम्हारे हिंदू संस्कार। और अर्नब एक इंसान की तरह माफ़ी मांग ले और सोनिया उसे गले से लगा ले। भाड़ में गया ये सब, हम देश समाज बचाना चाह रहे हैं, वरना ये अर्नब, दीपक, रजत, सुधीर आदि चंद पैसे और सत्ता के टुकड़ों की खातिर देश की तहजीब चबा जाएंगे। आगे रणविजय सिंह ने लिखा है, ये तस्वीर बलिदान को दिखाती है। ये दिखाती है कि हमारे कोरोना वॉरियर कैसे अपनी जान से खेल रहे हैं। उज्जैन की नीलगंगा थाना के टीआई यशवंत पाल ड्यूटी करते हुए कोरोना से संक्रमित हो गए और फिर उनकी मौत हो गई। उनके परिवार ने उन्हें कुछ ऐसे अंतिम विदाई दी। आगे फिर से राजेश चंद्रा लिखते हैं, पिछले 2-3 दिनों के अंदर यूपीए के तहत की गई गिरफ्तारियां। पहला मसरत जहरा पत्रकार, दूसरा परिजादा आसिफ पत्रकार, तीसरा गौहर गिलानी पत्रकार, चौथा मिरान हैदर जामिया के विद्यार्थी, पांचवा सफूरा जरगर जामिया की विद्यार्थी, छठा उमर खालिद छात्र नेता जेएनयू, जिनको अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उसका अभी नाम है कोमल शर्मा, कपिल मिश्रा, जेएनयू में एवीपी के नकाबपोश हमलावर, जेएनयू में दूसरी बार के अज्ञात नकाबपोश हमलावर, उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़काने वाले जिनकी आसानी से पहचान की जा सकती है, लाइब्रेरी में घुसकर जामिया के विद्यार्थियों पर बर्बर हमला करने वाले पुलिसकर्मी जिनकी आसानी से पहचान की जा सकती है। आगे वसीम अकरम त्यागी ने लिखा है, सोनिया जी हम शर्मिंदा हैं। इटली की एक लड़की और भारत का एक नौजवान आपस में एक दूसरे से इश्क कर बैठता है। इत्तेफाक से इटली की वो लड़की जिस भारतीय नौजवान से मोहब्बत करती है वो एक प्रधानमंत्री का बेटा तो आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाती भी होता है। लेकिन राजा के घर राजा ही पैदा होता है। रवायत को तोड़कर राजनीतिक में जाने और देश की सत्ता की बागडोर संभालने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। वो तो पायलट था, जहाज उड़ाकर ज़िंदगी गुजारना जानता था। लेकिन उसके देश में जन्मी नफरत की राजनीतिक ने पहले उससे उसका नाना मोहनदास करमचंद गांधी को छीना। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि नेहरू राजीव गांधी के नाना थे। गांधी जी ने इंदिरा गांधी को अपनी बेटी माना था। चूँकि राजीव के पिता फिरोज जहांगीर गांधी थे, इसलिए इंदिरा नेहरू के नाम से शादी के बाद गांधी शब्द जुड़ गया और फिर इंदिरा गांधी के 2 बच्चे संजय गांधी और राजीव गांधी के नाम के साथ पिता का उपनाम गांधी जुड़ गए। खैर, उस नौजवान के नाना यानी गांधी जी की हत्या के बाद उसकी मां को छीना। उसके बाद मजबूरन उसे राजनीतिक में आना पड़ा और देश की सत्ता संभालनी पड़ी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसका भी वही अंजाम हुआ जो उसकी मां इंदिरा गांधी और नाना मोहनदास करमचंद गांधी का हुआ था। नफरत की राजनीतिक ने उस नौजवान के चिथड़े उड़ा दिए। जब दिल्ली के एम्स में उसकी मां की गोलियों से छलनी लाश पड़ी थी, तब उसकी पत्नी
उससे झगड़ रही थी, क्योंकि वो महिला बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसके पति का भी अंजाम उसकी सास की तरह हो और वो विधवा हो जाए। लेकिन वो नौजवान अपनी पत्नी को समझाते हुए कह रहा था कि पार्टी चाहती है कि मैं प्रधानमंत्री पद की शपथ लूं, जिस पर उसकी पत्नी उससे गुजारिश करते हुए आंखों में आंसू लिए चीखते हुए कह रही थी, हरगिज़ नहीं, वो तुम्हें भी मार डालेंगे। लेकिन वो नौजवान उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मैं वैसे भी मारा जाऊंगा। आखिरकार वो अल्फाज सच साबित हुआ और माँ की मौत के 7 साल बाद 21 मई 1991 को नफ़रत की सियासत ने उसे नौजवान को परखच्चे उड़ा दिए। अब शुरू होती है उस लड़की की दास्तां जिसने अपनी मोहब्बत के लिए अपने वतन इटली को छोड़कर 1968 में एक भारतीय नौजवान से शादी की और फिर 1984 में अपने ही आंगन में अपनी सास को गोलियों से छलनी होते हुए देखा। फिर कुछ साल बाद अपने पति की लाश का चेहरा भी नहीं देख पाई, क्योंकि नफ़रत की राजनीतिक ने उसके महबूब के चेहरे के भी परकच्चे उड़ा दिए थे। वो महिला सोच रही थी कि ये जो कफन में लिपटी हुई लाश है, यही तो उसकी दुनिया है। तिरंगे का कफन ओढ़े ये वही शख्स है जो इस देश का प्रधानमंत्री होते हुए भी न सिर्फ उसका महबूब ही नहीं बल्कि एक अच्छा पति था। ये तो वही शख्स है जो कुछ दिन पहले जब वो प्रधानमंत्री था तो अपने सुरक्षा कर्मियों से इसलिए नाराज़ हो गया था क्योंकि ये सुरक्षाकर्मी हर वक्त साए की तरह उसके साथ रहते थे और उसे उसकी महबूबा के साथ अकेले घूमने भी नहीं जाने देते थे। इसलिए नाराज़ होकर उसने एक रोज़ अपने सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियों की चाबियां छीनकर नाले में फेंक दी थी और ख़ुद प्रधानमंत्री होते हुए अकेले अपनी पत्नी के साथ बरसात में भीगते हुए अपने घर पहुंचा था। ऐसे शख्स की लाश अपनी आंखों के सामने देखकर वो महिला सोच रही होगी कि मेरे लिए दुनिया और भारत के मायने इसी एक शख्स से था, और जब वो इस शख्स नहीं रहा तो उसके लिए हर चीज़ बेमेल है। लेकिन शादी होने से लेकर विधवा होने तक का सफ़र वो 23 साल बीत चुके थे और इस दौरान वो 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, और माँ जिसके लिए मुनव्वर राना ने कहा था, हीरे मोती के मकानों में नहीं जाती, माँ कभी छोड़कर बच्चों को कहाँ जाती है। और वो महिला जिसकी उजड़ी हुई दुनिया उसके पति की लाश की शक्ल में उसके सामने आई थी, लेकिन वो अपनी ससुराल के धर्म की मान्यता के अनुसार शायद मुनव्वर राना का ही लिखा पढ़ते हुए कह रही थी, मैं दुल्हन बन के भी आई इस दरवाज़े से, मेरी अर्थी भी उठेगी इसी दरवाज़े से। वो अपनी ससुराल यानी कि भारत की संस्कृति से भी ना सिर्फ वाकिफ़ हो चुकी थी बल्कि ख़ुद को अपने ससुराल की संस्कृति में ढाल चुकी थी। वो फराटेदार अंग्रेज़ी बोलती थी, लेकिन उसकी ससुराल के लोग तो हिंदी समझते थे, इसलिए उसने संवाद करने के लिए हिंदी सीखी। वो स्कर्ट पहनती थी, लेकिन उसकी ससुराल में महिलाएं साड़ी पहनती थी तो उसने साड़ी पहनना सीखा। वो माथे पर कोई टीका तिलक सिंदूर नहीं लगाती थी, लेकिन उसकी ससुराल में सुहागन के सर पर सिंदूर लगाया जाता था तो उसने सुहागन रहते हुए अपनी मांग में हमेशा सिंदूर लगाया। ये उसका त्याग है, उसका बलिदान है, और त्याग भी इतना, जब देश में प्रधानमंत्री पद को ठुकराने की बात आई तो उसने उसे भी त्याग कर दिखा दिया। इस देश में शायद ही कोई ऐसा नेता या नागरिक हो जो बहुमत में होने के बावजूद प्रधानमंत्री पद पर बैठने से इनकार कर दे, लेकिन इटली से ब्याह कर आई गई एक महिला ने ये भी करके दिखा दिया। मगर अफसोस, नफ़रत की राजनीति करने वाले नफ़रत के सौदागर ने त्याग की इस देवी को भी नहीं बख्शा। कभी उसे जर्सी गाय कहा तो कभी बरवाला कहा। अब तो हद हो गई जब इस देश के प्रधानमंत्री ने उस महिला को कांग्रेस की विधवा कहकर उस पर तंज किया। मैं वसीम अकरम त्यागी यानी इस लेख का लेखक यहाँ से इस लेख में शिरकत कर रहा हूँ और कुछ कहने की हिमाकत कर रहा हूँ। उस महिला का नाम एंटोनिया अल्बेना माइनो उर्फ सोनिया गांधी है। इस महिला पर विरोधी दलों के साथ साथ अब उनके पाले हुए बौद्धिक आतंकी भी अमर्यादित टिप्पणी कर देते हैं, लेकिन इस महिला ने हमेशा खानदानी होने का सबूत दिया है। कल शाम जैसे ही टिप्पणी अर्नब गोस्वामी ने की, वो टिप्पणी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चौकीदार की टिप्पणी के सामने बौनी है। प्रधानमंत्री ने जब पिछले वर्ष उन्हें कांग्रेस की विधवा कहा तो मुझे लगा कि जैसे किसी ने मुझे बेहद भद्दी गालियां दी हैं। आखिरकार करता भी तो क्या करता? क्या मुस्तफ़ा कमाल पाशा आतुर्क मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर बैठकर धरना देता, या शर्म के मारे सर को झुकाए 10 जनपद स्थित भारत
कि एक शहीद परिवार के शहीद प्रधानमंत्री जी की विधवा के आवास पर सामने तख्ती टांग कर बैठ जाता जिस पर लिखा हो, ए शहीद की विधवा त्याग की देवी हम शर्मिंदा हैं, या फिर ये सोचकर नज़रअंदाज कर देता कि जो शख्स वोटों की फसल काटने के लिए अपनी बूढ़ी माँ को बैंक के कतार में लगा सकता है, वो शख्स ना जाने क्या एक विधवा का दर्द क्या होता है, एक माँ या माँ की अजमत क्या होती है, कैसे जान सकता है। आगे कृष्ण नैयर लिखते हैं, मोदी थर थर काँप रहा है, कोरोना में भ्रष्टाचार सामने आ चुका है, इसलिए गोदी मीडिया की तवाइफें नग्न नृत्य कर रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश कोरोना का मूल केंद्र बन चुका है। गुजरात कोरोना की आग में जल रहा है और ये आग मोदी ट्रंप की लगाई हुई है। मोदी गुजरात की जनता का अपराधी क्यों नहीं? टेस्ट किट घोटाले में अरबों डकार लिए गए। अब जनता सवाल पूछ रही है कि गलत टेस्ट किट मंगवाकर माल किसने खाया। प्रवासी मजदूरों की मौत और उनके राशन की लूट का मामला दिखने लगा। 96% मजदूरों को सरकारी राशन नहीं मिला। 90% मजदूरों को कोई राशन नहीं मिला। 90% मजदूरों को सैलरी नहीं मिली। 70% मजदूरों के पास 200 भी नहीं। उत्तर प्रदेश में 100% मजदूर बिना राशन है। कर्नाटक में 93% मजदूर बिना राशन है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, दिल्ली में 60 से 80% मजदूर भूखे हैं। तो फिर 1.70 लाख करोड़ का पैकेज बीजेपी की कौन सी विधवा खा गई? आप सबसे निवेदन है कि कोरोना में अपने आप के इलाके में बीजेपी गिरोह के भ्रष्टाचार पर खुल के लिखिए। चौकीदार चोर था, चोर है और चोर रहेगा। गौरव सिंह ने लिखा है, किसी ज़माने में पत्रकारों का काम सच्चाई पेश करना रहा। आज अधिकतर पत्रकार अपने मूल एजेंडे से हटकर लॉबी बनाने का काम ज़्यादा कर रहे हैं। पत्रकार अब पत्रकार ना होकर किसी दल विशेष के महंगे प्रवक्ता हो गए। ये महंगे प्रवक्ता धन कुबेर टाइप पार्टियों के लिए ही कार्य करते हैं, क्योंकि इन्हें खरीदने की क्षमता उन्हीं पार्टियों की होती है। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की अधिकांश लीडरशिप का ठेका लेकर बदनाम करने का कार्य हिंदी भाषी चैनलों ने बाखूबी निभाया है। इनके लिए ये आसान इसलिए हो जाता है कि सच छुपाने की आड़ में चल रहे धंधे की संगठित लूट में ऊपर से नीचे तक सबके सब इन्हीं के आदमी हैं। ऐसे पत्रकारों को पत्रकार कहना आप सभी को बंद करना पड़ेगा। आज के युग में ये पत्रकार सबसे बड़े गुंडे हैं। आप पुराने आंकड़ों पर नज़र डालिए तो पता लगेगा इन्होंने बदनाम करने के उद्देश्य से कितनी फेक न्यूज़ चलाई है। आज देश में जिस तरह के तनावपूर्ण माहौल है, ये इन जहरीली और दलाल पत्रकारों की ही करामात है। इन दलाल पत्रकारों से लाख गुना बेहतर है ईमान वाले, जो स्वतंत्र लेखन वाले पत्रकार हैं, जो छोटे स्तर पर ही सही लेकिन सच्चाई तो पेश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नेशन।